Good evening, dear students. Welcome to SBI Dangal English course. In this class, we will learn how to use the working of English in the exam with pattern handling. So, without wasting any time, let's start the class. Today's pattern is a sentence rearrangement. Very important pattern for the upcoming SBI exam. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है आपका जो अभी एग्जाम होना है एसबीआई का जो प्री एग्जाम होना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हर बार ये पैटर्न पूछा जाता है पिछले कुछ सालों से। अगर अपने बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है अगर अपने एग्जाम के ओरिएंटेड है यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक्स कैसे खेली जाती है इस पैटर्न के अंदर, और ये पैटर्न आपका सबसे फेवरेट पैटर्न बन जाएगा और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। 5 या 10 सेकेंड मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा करें तो 20 सेकेंड्स में ये आपका क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम के अंदर। 1 मिनट में जो अगर 5 क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके ईजिली हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। मतलब 1 मिनट में सोच कर देखो आप, 20 मिनट का एग्जाम है आपका, इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मिनट में अगर आपके 5 क्वेश्चंस हो रहे हैं तो सोच कर देखो 30 क्वेश्चन आपके 6 मिनट में हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ पैटर्न्स में टाइम लगेगा, लेकिन 20 मिनट्स में आपके आराम से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर ये ट्रिक वगैरह आपको आती है तो उसके बाद में 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एक्यूरेसी के साथ, और उसके बाद में आपको टाइम भी मिल जाएगा वापस से रीचेक करने का भी। अगर आपकी वर्किंग शानदार है तो आपका जो पेपर है 15 मिनट्स के अंदर जो आपका है इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम के अंदर। 5 मिनट मतलब मिनिमम 5 मिनट आपको मिल जाएंगे वहां पे क्या करने के लिए, उससे क्रॉस चेकिंग के लिए, दोबारा से चेक करने के लिए कहीं पे कोई आपसे गलती ना हुई हो। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक्स वगैरह आती है तो यहाँ पे मैं शानदार वाली ट्रिक बताऊंगा। हर पैटर्न में आपको मैं ट्रिक्स ही बताता हूँ किस तरीके से ट्रिक वगैरह यूज की जाती है ताकि आपका एक्यूरेसी भी आए और स्पीड भी बूस्ट हो। तो वही मेथड रहेगा अपना। सबसे पहले आपके सामने डायरेक्शंस आएगी, डायरेक्शंस को आप लोगों ने रीड आउट करना है। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा, देन आपको उसको अटेम्प्ट करना है खुद से। 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। विद इन 1 मिनट आप लोगों ने मुझे लाइव चैट में क्या करना है वो उसका आंसर देना है, साथ में सॉल्यूशन भी देना है आप लोगों ने। उसके बाद में मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा, फिर वहां पे आपको ट्रिक बताऊं किस तरीके से यूज करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने उसे ट्रिक को यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शंस को जल्दी से रीड आउट कीजिए आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने डायरेक्शंस को रीड आउट कर लिया होगा। डायरेक्शंस को केयरफुली रीड आउट करना होता है एग्जाम के अंदर। केयरफुली रीड आउट किया करो आप डायरेक्शंस को। ठीक है, तो डायरेक्शंस को आप लोगों ने रीड आउट कर लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट। स्टॉप। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको करना क्या था। जैसे डायरेक्शंस में बोला था, डायरेक्शंस में उसने बोला था कि ये सेंटेंस जो आपका है वो क्या है, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, फर्स्ट ए बी सी एंड डी, इन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद उसने बोला था कि आपको अरेंज करना है कौन से पार्ट को, ए बी सी एंड डी को, ये बात उसने बोली। तो उसने ऐसे नहीं बोला कि आपका फर्स्ट पार्ट है वो फिक्स है, लेकिन उसने ये बोला कि 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए बी सी डी को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। तो उसने अरेंजमेंट किसका मांगा है, ओनली ए बी सी डी का मांगा है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपका फिक्स है।
जरूरी नहीं आप बोलोगे सर फर्स्ट पार्ट कैसे फिक्स हो सकता है, उसने बोला ही नहीं फिक्स है। तो उसने बोला है ना कि 5 पार्ट्स में तो डिवाइडेड है, लेकिन आपको अरेंजमेंट किस में करना है, एबीसीडी में करना है। तो अरेंजमेंट एबीसीडी में करना है, इसका मतलब क्या है, वहां सफलिंग वगैरह जो हुई है वो किस में है, एबीसीडी में है, तभी तो उसने एबीसीडी बोला है। अगर 1 में भी आपको चेंज करना होता, 1 को भी आपको रीअरेंज करना होता, तो वहां पे आपको ये भी बोला जाता ना कि 1 को भी आपको रीअरेंज करना है। तो डायरेक्ट कॉमन सेंस से समझो कि फर्स्ट वाला पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे फिक्स है। तो एक पार्ट फिक्स कर दिया तो अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो गया कि अपने को एक रेफरेंस मिल जाएगा। क्लियर आप लोगों के। अब तरीका क्या होता है, एक तो तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन से शुरू हो जाओ, ऑप्शन से शुरू हो जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा आपका टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। तो अपना जो तरीका है वो अलग है, अपने एक तरीके से नहीं चलते, अपने जो जहाँ पे शॉर्ट लगता है, अपने को शॉर्ट रास्ता दिखाई देता है, उसी से चलते हैं। सबसे पहले तो अपने करते हैं पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद अगर अपने को कोई हिंट मिलता है तो वहीं से अपने क्या करते हैं, टर्न करते हैं, वहीं से अपने क्या करते हैं, एकदम से क्या करते हैं, जंप मारते हैं जो उससे रिलेटेड पॉइंट पे, ठीक है, ताकि अपनी स्पीड बने, अपने को मैक्सिमम क्या मिले, डायरेक्ट ही अपने को मिल जाए, ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाए। तो ये तरीका रहता है। कैसे रहता है वो अभी मैं आपको सोल्व करूंगा तो बता दूंगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इसको एक बार रफ करके, पढ़ना स्टार्ट करूं। रूटेड V3 होगा कि वो स्टार्ट में आया। अब यहाँ पे मैं वर्किंग इतनी डिटेल में नहीं बता रहा आप लोगों को, क्योंकि वर्किंग अपने एडिटोरियल में करते हैं, यहाँ पे स्पीड में करना है एग्जाम में। रूटेड का मतलब रूट का मतलब जड़ें लिए हुए, ठीक है, किसी के अंदर मतलब बहुत ज्यादा रूटेड मतलब जड़ें लिए, मतलब उसके अंदर पूरा घुसा हुआ, ठीक है। रूटेड इन द, अब जैसे द आया, इसका मतलब कोई स्पेसिफाइड चीज, इसका मतलब नाउन आएगी। अब देखते हैं फर्स्ट के बाद में क्या आ सकता है। फर्स्ट के बाद में आएगा वो फर्स्ट होगा, फर्स्ट के बाद में जो आएगा वो यहां अरेंजमेंट में वो फर्स्ट पे होगा, क्योंकि यहां जो अरेंजमेंट नीचे ऑप्शन में दिया है वो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है। तो सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पे कौन है, इसका मतलब वो अरेंजमेंट का फर्स्ट क्या होगा, एलिमेंट आपका होगा। तो दा हिज होगा क्या, दा तो कोई चीज होती है, दा हिज तो क्या अलग से स्पेसिफाई करता है, दा अलग से स्पेसिफाई, दा हिज तो होता नहीं है। दा बिटवीन होगा, दा बिटवीन भी नहीं होता, क्योंकि बिटवीन कोई नाउन नहीं होती। बिटवीन तो एक एलिमेंट है, दो चीजों को कंपेयर वगैरह, या दो चीजों को जोड़ने वगैरह, या दो चीजों के बारे में बात करने के लिए। तो द बिटवीन भी नहीं होगा, क्योंकि द के बाद में तो क्या आएगी, नाउन आएगी। द पास्ट हो सकता है क्या, द पास्ट भूतकाल, बिल्कुल सही है, ये नाउन है। द विवेकानंद हो सकता है क्या, द विवेकानंदा नहीं हो सकता, क्योंकि विवेकानंदा क्या है, नाम है विवेकानंद जी का, ठीक है। विवेकानंद तो विवेकानंद जी का ही नाम होगा। तो विवेकानंद क्या है, नाम है, और नाम के आगे नेम के आगे द नहीं लगता, दे लगता है स्पेसिफाइड चीजों के लिए, यूनिक के लिए द नहीं लगता, क्योंकि विवेकानंद एक यूनिक नेम होता है, ठीक है। आदमी यूनिक हो चाहे ना हो, बहुत सारे होंगे इस नाम के, लेकिन वो एक नेम होता है, यूनिक नेम, इसलिए उसके आगे नाम नहीं लगता। वो आइडेंटिटी ऑलरेडी उसकी देता है कि विवेकानंद नाम का कोई, ठीक है। तो द नहीं लगता नेम के आगे। इसका मतलब क्या निकला, फर्स्ट के बाद में आपका सी आएगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन पे आपका सी आना चाहिए। तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, सी बचा हुआ है, डी ऑप्शन गया, नो रीअरेंजमेंट गया, क्योंकि नो रीअरेंजमेंट तो जब होगा जब ए बी सी डी बने, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी। कुछ पढ़ना पड़ा क्या आप लोगों को, कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, आंसर ऑप्शन सी। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है। अब ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक। टाइम लगा आपको, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड मैक्सिमम 5 सेकंड लगे होंगे, 10 सेकंड लग सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। स्टार्ट में ही हिंट मिल गया। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रिक खेलनी आती है तो एग्जाम में आप बहुत ज्यादा टाइम बचाओगे। और एग्जामिनर ऐसी ट्रिक वाले क्वेश्चंस देता ही है क्योंकि उसको चाहिए स्मार्ट एम्प्लॉय, ठीक है। वो स्मार्ट एम्प्लॉय लेना चाहता है, उसको ये नहीं है कि हाँ नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ में स्मार्टनेस भी होनी चाहिए कि किस तरीके से सिचुएशन को इजीली हैंडल कर ले, स्पीड में हैंडल कर ले। टाइम भी तो बचाना एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहाँ पे स्पीड भी आपकी क्या होती है, चेक होती है, इसलिए वो इस टाइप के हिंट वाले क्वेश्चंस देता है। अगर आप हिंट ले पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब आपने को हिंट आता है, आपने 5 सेकंड में कर दिया, और जिसको नहीं आता वो कम से कम 1 मिनट तो लगा देगा इसके ऊपर पूरे पढ़ने में। पूरा पढ़ने 1 मिनट लगाई तो उसने 1 मिनट एक क्वेश्चन में लगाई, अपने ने 1 मिनट में कितने सारे के सारे क्वेश्चंस कर दिए वो जो उस पैटर्न के थे, ठीक है। और हो सकता है उसमें भी टाइम बचा गए। तो ये अपने समझ में आया। अब ये आपका एग्जाम में हो चुका है। उसके बाद में अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए देखना है तो आप उस ऑप्शन को रीड आउट कर सकते हो मीनिंग की फॉर्म में, कि मीनिंग ले रहा है कि नहीं ले रहा। वैसे और कोई ऑप्शन क्लिक ही नहीं कर सकते, एग्जाम में आगे हो गया, आगे चलो आप, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्फिडेंस रखो। अदरवाइज चेक करना है तो एक बार स्पीड के लिए चेक कर लो। सी डी ए बी को पढ़ना है, फर्स्ट पे सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से आएगा। तो मैं डायरेक्ट एक साथ पढ़ूंगा। रूटेड इन द पास्ट, पास्ट में रूटेड है मतलब पास्ट में खोया हुआ, पूरा घुसा हुआ। एंड फुल ऑफ प्राइड, फुल प्राइड है, गर्व है। इन इंडियाज हेरिटेज में, इंडिया के हेरिटेज में,
ठीक है, मतलब फुल प्राइड है, रूटेड है एक तो पास्ट में, और इंडिया का जो हेरिटेज विरासत है उसका गर्व, उसके गर्व में क्या है, फुल प्राइड है, मतलब पूरा गर्व महसूस होता है। ठीक है, विवेकानंद यट वॉज मॉडर्न, मतलब फुल प्राइड, इंडिया की जो हेरिटेज की प्राइड में फुल, और उसके पास्ट में रूटेड होते हुए विवेकानंद अभी भी क्या थे, मॉडर्न थे, मतलब पास्ट में पुरानी चीजों में थे वो घुसे हुए, पूरे लिप्त थे, फिर भी वो क्या थे, यट मतलब अभी भी, मतलब कॉन्ट्रेरी टाइप, अभी भी क्या थे, मॉडर्न थे इन हिज अप्रोच, उसकी जो उनकी जो अप्रोच थी, जो उनका तरीका था टू द प्रॉब्लम्स की तरफ, एंड वॉज ए काइंड ऑफ ब्रिज, और एक प्रकार थे किसका, ब्रिज का, एक ब्रिज बना, पुल बिटवीन किसके भी, बिटवीन द पास्ट ऑफ इंडिया एंड हर प्रेजेंट, इंडिया के पास्ट और उसके प्रेजेंट के बीच। हर यहाँ पे इंडिया के लिए यूज हुआ है, इंडिया के लिए हर यूज कर देते हैं अपने, मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज के लिए सी हर वगैरह यूज करते हैं, वैसे इट यूज होता है लेकिन हर भी यूज कर देते हैं। यहाँ कोई एरर नहीं होगी क्योंकि ये एरर नहीं ढूंढ रहे यहाँ पे आप, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। काइंड का मतलब दयालु भी होता है, काइंड का मतलब प्रकार भी होता है, तो यहाँ दयालु नहीं, यहाँ क्या है, प्रकार। अब विवेकानंद जी की बात करोगे, वो जो काइंड तो आपको दयालु दिखेगा, लेकिन काइंड ऑफ ब्रिज, ब्रिज का दयालु नहीं होगा, ब्रिज का प्रकार है, एक टाइप है जो ब्रिज बना हुआ है इन दोनों पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप, शुरू करते हैं, वैसे ही पढ़ना। डिसेंट, डिसेंट का मतलब असहमति। उसके बाद देखें क्या क्या आ सकता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, असहमति एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लेज का मतलब डज प्ले, बिल्कुल सही है। डिसेंट क्या है, नाउन है तो उसको सेंटेंस तो चाहिए, डज प्ले बिल्कुल सही है। और देखते हैं ए आ सकता है कि इसके बाद में, ए इसके बाद में आ सकता है, ऑप्शन में ए कहीं नहीं है, लास्ट वाले में है, नो रीअरेंजमेंट ABCD है, ठीक है, वो चलो कोई ना, आ सकता है। डिसेंट इन गार्नरिंग डिफरेंट ओपिनियंस, डिसेंट किसमें, गार्नरिंग इकट्ठा करने में, किसको, डिफरेंट ओपिनियंस को इकट्ठा करने में असहमति, डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग ओपिनियंस को इकट्ठा करने में असहमति, ठीक है, हो सकती है, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसके बाद डिसेंट एंड मोल्डिंग देम, डिसेंट असहमति और उन्हें मोल्ड करना, सांचे में डालना, डिसेंट और उन्हें सांचे में डालना, क्या कोई मीनिंग आ रहा है क्या, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। और देम किसके लिए यूज है ये भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब डिसेंट के बाद में ये नहीं होगा, ठीक है। डिसेंट एंड मोल्डिंग देम, एक तो असहमति और उन्हें सांचे में ढालना, अगर लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां से फिर मतलब सी अपना फर्स्ट पे अगर मानो तो हो सकता है। अगर डायरेक्ट पता लग जाए नहीं हो सकता सेंस की फॉर्म में, तो सी से सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं यहाँ पे। अगर सी आपको गलत लगे तो A C D सारे आपके कट हो जाएंगे, फिर कौन सा टिक करोगे, ऑप्शन B टिक नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि नो अरेंजमेंट भी है यहाँ पे। कर मत देना कि सी से सेट नहीं हो रहा था, सी से सारे उड़ा दिए, तो इसलिए हमने क्या कर दिया बी ऑप्शन, क्योंकि फिर सी तो है नहीं, सारे ऑप्शन गए। सारे कहाँ गए, लास्ट वाला ऑप्शन रियल में क्या है, लास्ट वाले ऑप्शन को रियलिटी देखो ना, उसकी क्या है, उसकी रियलिटी है ABCD, ये भी तो हो सकता है, तो इसलिए डायरेक्ट मत कर देना यहाँ पे फालतू। सर 5 सेकंड में ये उड़ा दिया, लो 5 सेकंड में क्वेश्चन नहीं उड़ाया आपने, 5 सेकंड में आप खुद उड़ गए। 5 सेकंड में उड़ाना अच्छी बात है, लेकिन सेंस के साथ, समझ में आ रहा है, चीज को देखना भी तो है ना कैसे वो कर रहे हैं। डिसेंट इनटू पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजंस में डिसेंट, ये तो वैसे भी नहीं है, ये हाँ डी है लास्ट में, हो सकता है डिसेंट इनटू पॉलिसी डिसीजंस। अगर यहाँ में डेप्थ में अगर आपको वर्किंग पता है तो मैं बताऊं, डिसेंट असहमति इनटू पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी के जो डिसीजंस है उसमें क्या होगा, डिसेंट होगा, असहमति होगी, तो इनटू आएगा या इन आएगा, इनटू तो मूवमेंट को बोलता है,
तो जो डिसीजन है उसमें असहमति डायरेक्ट होती है, असहमति उसमें घुसती थोड़ी है। कोई डिसीजन आया उसमें लोगों की असहमति है तो उस डिसीजन में उनकी असहमति है, ना कि बाहर से असहमति उसके अंदर जा रही है। तो इनटू नहीं होना चाहिए था, इन होना चाहिए था। अगर यहां से भी अगर किसी को हिंट मिल जाए, अगर इतनी डेप्थ में वर्किंग आती है तो आपका बी ऑप्शन भी चला जाता है यहाँ पे, और सी ऑप्शन तो ऑलरेडी मोल्डिंग देम से चला ही गया था, तो डायरेक्ट आपका हो जाता नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया आपका उस वे में अगर अपनी बात करें तो नो रीअरेंजमेंट, आंसर नो रीअरेंजमेंट। अगर इतनी डेप्थ में आपको वर्किंग आती है तो वर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट होती है, देख लो। उसके लिए क्या, डिसेंट इनटू पॉलिसी, आपको वर्किंग आनी चाहिए। इनटू की वर्किंग क्या है, इनटू का मतलब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट करना। अब जो डिसीजन है उसमें पॉलिसी जो है, आपको ये पता होना चाहिए डिसीजन में जो असहमति है वो ऑलरेडी असहमति आती है या बाहर से असहमति उसके अंदर जाती है। जो डिसीजन आया है उसको देखते ही लोगों में क्या होगी, असहमति आ गई, तो उसके कारण असहमति आती है, ना कि बाहर से उसके अंदर असहमति घुस रही है। तो ये आपका इस तरीके से गलत हो जाता है। तो ऑप्शन ई आपका क्लिक हो गया अगर आपका वर्किंग शानदार क्लियर है उनके लिए। अदरवाइज आप पढ़ो, डिसेंट के बाद में और कोई से भी अपने को इतना हिंट नहीं मिल रहा था, तो जो है उसको एक बार स्टार्ट से डायरेक्ट पढ़ा करो, डायरेक्ट पढ़ना शुरू करो। अगर वो सही जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, आप क्या करो, जो एलिमेंट्स हैं उनको उस तरीके से देख लो। तो शुरू करते हैं। आपको पता है सब्जेक्ट चाहिए था, डिसेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है इन किसमें, गार्निंग डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग ओपिनियंस को इकट्ठा करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, एंड मोल्डिंग देम, और किसमें, उन्हें मोल्ड कर। एंड का रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, इनके बाद से। कैसे पता लगेगा, एडिटोरियल की क्लासेस आपको गो थ्रू करनी पड़ेगी, एडिटोरियल की क्लासेस रेगुलर रखनी पड़ेगी, तब पता लगेगा। तो डिसेंट क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल की वहां पे अपने इंग्लिश करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या करते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस को गार्नर करने में, और मोल्डिंग देम, उन ओपिनियंस को, अब पता लग गया देम किसके लिए है, मोल्डिंग देम, उन ओपिनियंस को ढालना है किसमें, मोल्डिंग देम इनटू पॉलिसी डिसीजंस, मतलब उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, पॉलिसी डिसीजन। अब यहां से जो ओपिनियन है उसको आप कन्वर्ट करके किसमें लेकर जा रहे हो, ओपिनियंस को किसमें कन्वर्ट कर लेकर जा रहे हो आप, ओपिनियन को अपने डिसीजन में कन्वर्ट। किसी ने आपको ओपिनियन दिया, उसके अकॉर्डिंग आप उसे डिसीजन में कन्वर्ट कर रहे हो। इसका मतलब मूवमेंट है या नहीं, मूवमेंट है ना, मूवमेंट है, इसका मतलब क्या है, इनटू है, मूवमेंट इनटू इन, ऑलरेडी उसी सिचुएशन में हो। क्लियर है, समझ में आया। तो मतलब क्या है कि असहमति एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कोई भी अगर आपसे असहमत हो, क्या करने में, अलग अलग ओपिनियन, कोई असहमत होगा आपकी कोई बात से, तो आपको पता लगे उसका ओपिनियन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको अपने डिसीजन में थोड़ा, अगर आपको लगे कि हाँ इसके जो उसने ओपिनियन दिया, जो असहमति बताई, उसके अकॉर्डिंग मेरी चीज और ज्यादा परफेक्ट बन सकती है, तो इस तरीके से काम आता है। क्लियर है, समझ में आया। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ई, नो रीअरेंजमेंट ऑलरेडी अरेंज्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स के माइंड में क्या रहता है कि अरेंजमेंट पूछा है तो अरेंजमेंट तो करेंगे ही करेंगे, नो अरेंजमेंट वाले में यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स के। एक तो नो एरर के केस में होती है कि यार आया है तो एरर तो होनी चाहिए ना, इतना तो इसका बनता है, तो नो एरर वाला ऑप्शन दिया, इसका मतलब वो भी एक ऑप्शन है। नो अरेंजमेंट का दिया, इसका मतलब वो भी एक ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं सोचना, तो ऑलरेडी वो आपके सामने सही पड़ा है, तो क्या दिक्कत है उसमें। वो तभी दिक्कत होती है जब आपकी वर्किंग क्लियर ना हो, वर्किंग क्लियर ना हो या कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, और कॉन्फिडेंस और वर्किंग दोनों है तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट, स्टार्ट। स्टॉप। अब यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं पढ़ना इसको। दो, हालांकि देर हैव, वहां हैव, देर इज होता है ना तो वहां है होता। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, हैव की वर्किंग दो होती है, एक तो एज ए मैन एक्शन होती है और एक आपका क्या होता है, वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है। लेकिन एलिमेंट मैन एक्शन तो तब होगा जब हैव के बाद में कोई डायरेक्ट नाउन आए। तो हैव के बाद में डायरेक्ट नाउन है, इसका मतलब रखता है, देर हैव रखता है, क्या रखता है, देर रखता है कोई चीज। तो देर कोई चीज को रख सकता है क्या, देर मतलब वहां वाला देर नहीं रख सकता। तो एक ही केस बनता है यहाँ पे, ये मेन एक्शन कभी नहीं बन सकता।
देयर वाला के बाद में हैव वाला, देयर इज होता है तो वहां डज बी होता है, बी मतलब देयर इज वहां है, देयर इज वहां है कोई चीज, ठीक है। तो बी फॉर्म में देयर की जो पोजीशन है वो बी फॉर्म में बनी हुई है, उस चीज की फॉर्म में बनी हुई है वो जगह या वो प्लेस या वो सिचुएशन, समझ में आ रही चीज। देयर हैव के अगर मैन एक्शन की फॉर्म में बात करूं तो देयर हैव ए कार, देयर हैव ए कार कहां होगा, वहां के पास एक कार है, वहां के पास एक कार नहीं है तो सब्जेक्ट अपने आप देयर बन जाता है। देयर इज ए लाइब्रेरी का मतलब क्या है, देयर सब्जेक्ट मतलब देयर इज ए लाइब्रेरी, तो बैक रिफ्लेक्शन लेता है, इज ए लाइब्रेरी, तो एक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता, वो पोजीशन की फॉर्म में हो सकता। इसका मतलब क्या होता है, डज बी होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, डज बी होता है। तो देर जब भी, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब देर आपका जब भी आता है तो उसके साथ में आपको बी वाली फॉर्म, मतलब या तो पैसिव फॉर्म या आपकी कौन सी फॉर्म होगी, आपकी एडजेक्टिव फॉर्म हो सकती है, क्योंकि उसमें वो बैक वाली चीज है वो रिफ्लेक्शन लेती है। देर में हमेशा देर इज ए लाइब्रेरी, वहां एक लाइब्रेरी है, इसका मतलब क्या, वहां एक लाइब्रेरी है, वहां एक लाइब्रेरी है। नॉर्मल उसकी पोजीशन बताइए, पोजीशन का मतलब एडजेक्टिव टाइप चीज होगी ना, पोजीशन का मतलब एडजेक्टिव टाइप। तीर जब छोड़ता है तो सब्जेक्ट आगे ही रहता है जो तीर छोड़ता है, तो देर तीर नहीं छोड़ सकता, वहां जो जगह है वो तीर नहीं छोड़ सकती, देर के पास है, तो ये अजीब हो जाता है। तो देर जब भी लगता है उसके बाद अगर मॉडल आता है तो हमेशा ध्यान रखना बी वाला सिचुएशन आना चाहिए, पोजीशन मोड आना चाहिए, मोड आएगा इसका मतलब बी वहां आना चाहिए। तो देर इज का मतलब डज बी, देर वॉज का मतलब डिड बी, तो देर हैव। इसके बाद में अगर देखो डायरेक्ट अपने बात करें तो यहाँ V3 अगर एक्शन की फॉर्म में आएगा तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्शन की फॉर्म में V3 आएगा तो आगे की तरफ भी तीर छोड़ेगा, फिर उसका सब्जेक्ट देर बन जाएगा। तो देर के साथ जब भी आप लेते हो मॉडल तो वहां पे बी फॉर्म आनी चाहिए, ये माइंड में आप फिक्स कर लेना, समझ में आ गया ना कैसे आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तीर नहीं छोड़ सकता देर। तो यहाँ पे V3 आनी चाहिए, तो हैव है तो इज है, इसका मतलब डज बी होता है, तो हैव है तो हैव बी यानी बीन होना चाहिए, देर हैव बीन होना चाहिए। ढूंढो जल्दी से बीन कहाँ है, तो यहां नहीं है, ये रहा बीन, बी में। और कहीं है कि बीन, कहीं नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पे क्या आएगा, बी आएगा। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट पे बी आएगा तो नो रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा और ए ऑप्शन भी नहीं होगा, दो ऑप्शन अपने पास बचे। अब इन दोनों ऑप्शन को आप स्पीड में देख भी सकते हो, वहां पे हिंट लो, इससे अच्छा डायरेक्ट ही पढ़ लो, डायरेक्ट पढ़कर देखते हैं बी ए डी सी को। इस तरीके से जहां पे अपने को शॉर्ट दिखेगा वहीं से अपने क्या कर लेंगे, भाग लेंगे, बीच में शॉर्टकट मार लेंगे, ठीक है। तो दो, हालांकि देयर हैव बीन हो चुके हैं क्या, इंप्रेसिव गेन्स, बहुत शानदार वाले इंप्रूवमेंट गेन्स, उपलब्धियां आ चुकी हैं। एज फार एज, ए को देखना, एज फार एज, इतनी ज्यादा दूर तक, जहां तक हो सके, ठीक है, जहां तक हो सके। देयर आर सम वेज, कुछ वेज है, तरीके हैं, इन में, किसमें, इन विच, कुछ तरीके हैं, इन विच जिनमें, इट कैन बी इम्प्रूव, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। किसको इम्प्रूव किया जा सकता है पता नहीं, आगे क्या लिखा है, इट कैन बी इम्प्रूव, ठीक है। नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम इज कंसर्न, नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम जो कीड़े मुक्त करने का जो प्रोग्राम है, कीड़े मेटने, ठीक है, तो ये प्रोग्राम तो कुछ होते हैं ऐसे नॉनसेंस एलिमेंट्स, क्लास में भी आते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी ये प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा। कौन सा, कीड़े मेटने वाला, ठीक है। तो नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम इज कंसर्न, तो यहां से देखो बात पढ़ना, हालांकि गेन आ चुका है, लाभ मिल चुका है, जितना हो सकता है वहां पे तरीके हैं, अजीब, यहीं से अजीब हो गया, किसमें, जिसमें इसको इंप्रूव किया जा सकता है। नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम है, वो कंसर्न है, उसके विचार विमर्शित हैं, विचारित हैं, कोई मीनिंग नहीं आ रहा। कैन बी इम्प्रूव वाला तो बिल्कुल सही, बैक रिफ्लेक्शन दे रहा है, इट पे, इसका पैसिव है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक और ऑप्शन उसको पढ़कर देख लेते हैं, BCAD को, BCAD को पढ़ना। दो, हालांकि देयर हैव बीन इंप्रेसिव गेन्स, मतलब इंप्रेसिव मतलब शानदार वाले ज्ञान का मतलब लाभ वगैरह मिल चुके हैं। एज फार एज, इतनी हद तक जितना, जब जहां तक क्या है, नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम इज कंसर्न, जहां तक उसके बारे में अगर अपने बात करें, नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम कंसर्न है, वहां तक क्या हो चुका है, हालांकि फायदा मिल चुका है, फिर भी देयर आर सम वेज, कुछ तरीके हैं, इन विच जिनमें इसको इंप्रूव किया जा सकता है। मतलब क्या नहीं, हालांकि जहां तक अपने बात करें नेशनल डिवॉर्मिंग प्रोग्राम की, तो हमें क्या मिल चुके हैं, शानदार वाले इंप्रूवमेंट वहां पे मिल चुके हैं, शानदार वाली चीजें वहां पे मिल चुकी है, उसका लाभ, उपलब्धियां मिल चुकी है, फिर भी कुछ और तरीके हैं जिनमें इसको इंप्रूव किया जा सकता है, मतलब और ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग, ऑप्शन सी, आंसर सी,
क्लियर और समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या हो चुका है, सी क्लिक हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। स्टॉप। शुरू करते हैं इसको सोल्व करना, पढ़ना स्टार्ट। इंडियन इकोनॉमी, बात हो रही है इंडियन इकोनॉमी की। ओपन्स पहले देखे फर्स्ट कोई, ठीक है, एक बार रफ करूंगा इसको। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, ओपन्स डज ओपन, सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, बिल्कुल सही है। ओपन्स ए सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज के सेट को क्या करता है, ये क्या करता है, ओपन करता है। एक सेट, जो अवसरों का एक जो सेट है, समूह है, उसको क्या करता है, ओपन करता है, खोलता है इंडियन इकोनॉमी। विच अगेन, जो अगेन, इसका मतलब विच के बाद, विच अगेन के बाद मतलब जो यूज हुआ है या तो अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज होगा या सेट के लिए। अपॉर्चुनिटीज के लिए यूज हुआ होगा तो ये प्लूरल होगा, और सेट के लिए होगा तो ये सिंगुलर होगा। तो एक सेट तैयार करती है कौन, इंडियन इकोनॉमी। विच अगेन, जो दोबारा कुछ ना कुछ करती है, तो विच को क्या चाहिए, सेंटेंस चाहिए, सेंटेंस टाइप चीज आएगी। तो एक बार ये सही सजा रहा है ना पूरा का पूरा, अगर सही जा रहा है तो फिर इसको डायरेक्ट ही पढ़ते हैं ना, क्या पता नो रीअरेंजमेंट ही हो। हिंट मिला ना अपने को तो जहां से हिंट मिले उसी तरीके से करना है। विच अगेन, जो दोबारा क्या है, इज ए मेज, एक मेज है, भूल भुलैया है, पहेली है, ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज की। किसकी, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की। बिल्कुल सही किया। इंडियन इकोनॉमी एक अपॉर्चुनिटी को सेट है अपॉर्चुनिटीज का, उसको ओपन करती है। जो दोबारा से क्या करता है, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी का क्या है, एक मेज है, मतलब वो सेट क्या है, एक भूल भुलैया है जिसमें खो सकता है कोई भी। गिव्स राइज, डज गिव, सब्जेक्ट ढूंढना डज गिव का। गिव्स राइज, बढ़ोतरी देती है। गिव्स राइज, राइज यहाँ पे नाउन की तरह है, बढ़ोतरी, ग्रोथ देती है। तो डज गिव का सब्जेक्ट अपना ढूंढने जाऊं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस को ऑफ खा गया। इमेज इज के साथ, डज बी इज के साथ चला गया। विच सब्जेक्ट बन चुका है इज का। यहाँ अपॉर्चुनिटीज है वो क्या है, क्योंकि इज है इसलिए सेट आएगा, सब्जेक्ट ऑफ के साथ गया, ठीक है। ए सेट है वो किसका सब्जेक्ट, एसेट। एसेट सब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ओपन्स का इसके ऊपर तीर लगा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी है वो डज ओपन का सब्जेक्ट बना हुआ है, कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब अपने जो सोचा वो गलत, और अरेंजमेंट वाला गलत हो गया। अब अपने ऑप्शन रख कर ही देख लेते हैं कि फर्स्ट के बाद क्या क्या आ सकता है। इंडियन इकोनॉमी ओपन्स, दोबारा से रफ करके देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको 20 सेकंड वाला एग्जाम में अगर अपने बात करें तो। इंडियन इकोनॉमी डज ओपन हो सकता है। इंडियन इकोनॉमी इज ए मेज, इंडियन इकोनॉमी ओपन करती है अपॉर्चुनिटी के सेट को, बिल्कुल सही है। इंडियन इकोनॉमी एक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी का क्या एक बुलबुली है, ये भी सही है। इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ देती है अनदर चैलेंज को, बढ़ावा देती है दूसरे चैलेंज को। इंडियन इकोनॉमी दूसरे चैलेंज को, यहां से हिंट मिला, यहां से हिंट मिला क्या, दूसरे चैलेंज को बढ़ावा देती है। इसका मतलब कोई अनदर का मतलब एक और चैलेंज होगा, तो पहले कोई चैलेंज आना चाहिए, ढूंढना एक बार। एक और बचा, वेयर द आंसर टू ए चैलेंज, जहां एक चैलेंज के लिए आंसर होता है। तो इसका मतलब यहां से क्या पता लगा कि जहां आंसर होता है एक चैलेंज की तरफ, ठीक है, जहां आंसर होता है एक चैलेंज की तरफ, तो यहां पे एक चैलेंज है और वो अनदर चैलेंज है। तो यहां से हिंट मिला कि पहले एक चैलेंज आएगा फिर दूसरा चैलेंज आएगा ना। इसका मतलब जो सी है वो डी के बाद रहेगा, लेकिन कितना बाद में रहेगा ये नहीं पता, जो अपने पैराजंबल में करते हैं। समझ आया चीज, पैराजंबल वाला याद आ रहा है ना, एक क्लास मैंने करवाई थी आपको, एक और क्लास लूंगा मैं उसकी आपके एग्जाम से पहले। तो यहां पे क्या बोल रहा है, अनदर चैलेंज, पहले चैलेंज के बाद में दूसरा चैलेंज, जो बढ़ोतरी बढ़ावा देता है किसको, एक और चैलेंज को, एक और दूसरे चैलेंज को, एक और अनदर, एक और एक दूसरा। तो पहला चैलेंज तो डी में बात हो रही है, तो डी के बाद सी रहेगा। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में सी पहले है ना डी से, वो सारे उड़ा दो।
इसमें डी के बाद है, बिल्कुल सही है। इसमें डी के बाद, इसमें डी के बाद, सभी में डी के बाद ये वापस आ जाओ, ठीक है। मतलब ये तो खतरनाक होता जा रहा है यहाँ पे। तो नो अरेंजमेंट तो गया, ये अपने को पता लग गया। तो यहां से अब अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां से ये मतलब ये पता लग गया कि इंडियन इकोनॉमी दूसरे चैलेंज को राइज नहीं देती, ये भी अपने को पता लग गया। अब ऑप्शन से देखें तो सी अपना लास्ट में है, इसका मतलब फर्स्ट पे आपका सी नहीं आ सकता, ये भी क्लियर है। तो सी वाले को एक बार अपने को लास्ट में ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब डी के बाद में जा रहा है तो अपने देखते हैं फर्स्ट पे डी आ सकता है क्या। इंडियन इकोनॉमी जहां आंसर टू ए चैलेंज, जहां इंडियन अर्थव्यवस्था जहां पे आंसर एक चैलेंज की तरफ, एक चुनौती की तरफ आंसर है, जहां इंडियन इकोनॉमी जो एक आंसर हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी जहां एक चैलेंज, कोई जगह थोड़ी उस तरीके से नहीं। इसका मतलब ये नॉनसेंस का मीनिंग दे रहा है, इसका मतलब डी जो आपका है वो फर्स्ट पे नहीं आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे जो दिया है उन्होंने बी दिया, और देख ही क्यों रहे हो आप, नो अरेंजमेंट गलत हो गया। बी तो दिया हुआ है, डी आ नहीं सकता, बी दिया हुआ है। डायरेक्ट पढ़ो ना ऑप्शन से, बीडीसीए, बीडीसी और बीडीएससी को पढ़ो। इंडियन इकोनॉमी क्या है, इज ए मेज, एक भूल भुलैया है ऑफ चैलेंज, चुनौतियों और अपॉर्चुनिटी, मतलब कभी इसमें चुनौती आती है, कभी अपॉर्चुनिटी आती है। बी डी, उसके बाद बी, उसके बाद में डी, वेयर जहां पे आंसर टू ए चैलेंज, जो एक चैलेंज की तरह कोई आंसर दे, आंसर टू ए चैलेंज ओपन्स ए सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज के सेट को ओपन करता है, ठीक है। नहीं नहीं, ए नहीं आएगा, सी, इसके बाद सी देखना है ना। अपने कौन से बीडीसीए पढ़ रहे हैं, बीडीसीए दोबारा पढ़ो। इंडियन, ये भी ध्यान रखना, कई बार आप ट्रैक से आउट हो जाते हो, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ो बीडीसीए कौन सा है, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी क्या एक मेज है, एक भूल भुलैया चले चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। जहां पे अपॉर्चुनिटी वगैरह, जहां पे आंसर टू ए चैलेंज, जहां पे जो एक चैलेंज की तरफ जो आंसर है, गिव्स राइज टू अनदर चैलेंज, वो क्या करता है, दूसरे चैलेंज को क्या करता है, बढ़ावा देता है। एक चैलेंज का आंसर आया तो वो उससे दूसरा चैलेंज आएगा, ये ठीक जा रहा है। उसके बाद में ए को पढ़ना, ओपन से सेट ऑफ ओपन करता है। तो डज ओपन का सब्जेक्ट कौन है, फिर वो सेंटेंस बनाओगे तो डज ओपन का ऐसे नहीं मिलेगा। अनदर चैलेंज को टू ले गया, राइज को गिव्स का तीर लग गया, और आंसर जो ए चैलेंज है उसको टू खा गया, ठीक है। और जो आंसर है वो सब्जेक्ट बन गया किसका, डज गिव का, ठीक है। और उसके बाद में क्या था अपना सी, सी में जाएं, अपॉर्चुनिटी और चैलेंज है उसको ऑफ खा गया, ए में इसको डज बी के साथ ऐसे इज के साथ चला गया, इंडियन इकोनॉमी इज का सब्जेक्ट बन गया। मतलब यहाँ पे ओपन्स का कोई सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन उड़ाओ, एक ही ऑप्शन बचा, डायरेक्ट टिक करो या पढ़ लो, कंफ्यूजन है तो पढ़ लो। क्या बीडीएससी को, इंडियन इकोनॉमी जो है वो इंडियन इकोनॉमी एक मेज है चैलेंजेस का और अपॉर्चुनिटी का, जहां पे आंसर एक चुनौती के जो आंसर है वो क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटीज का सेट ओपन कर देता है। मतलब इंडियन इकोनॉमी एक भूल भुलैया चैलेंज और क्या है, अपॉर्चुनिटीज आती है, चुनौतियां और अवसर आते हैं। तो जहां पे अगर एक चैलेंज को आंसर दे, उसका सॉल्यूशन निकालें, तो वो एक सेट निकाल कर लेकर आता है अपॉर्चुनिटीज का। मतलब जैसे एक चैलेंज चुनौती को आपने आंसर निकाला तो एक बहुत शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएगी चैलेंज का आंसर आते ही, विच अगेन जो दोबारा से, जो सेट दोबारा से दूसरा चैलेंज लेकर आ जाता है। बिल्कुल सही है। इंडियन इकोनॉमी एक भूल भुलैया चैलेंज और अपॉर्चुनिटी की, जहां पे अगर आप एक चैलेंज को क्या करते हो, उसका आंसर लेकर आते हो, निकालते हो, ठीक है। तो वो आंसर क्या करता है, एक सेट निकालता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आती है, फिर जो अपॉर्चुनिटी का जो सेट आता है दोबारा से क्या करता है, दूसरे चैलेंज को लेकर आ जाता है। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। तो आंसर क्या है अपना, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? शानदार। इसमें आपके 20 सेकंड लगे होंगे, श्योर लगे होंगे, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा क्या था, ट्रिकी था। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे ही आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं देन। स्टार्ट।
स्टॉप। स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। केयर ऑफ, परवाह ऑफ की, किसकी, किसी चीज की। तो इसका मतलब केयर ऑफ किसी चीज की आएगी, इसका मतलब फर्स्ट के बाद में कोई नाउन आना चाहिए, कोई चीज आनी चाहिए। केयर ऑफ इंजरीज हो सकता है क्या? इंजरी का मतलब जो चोट वगैरह लगी है उसकी परवाह करना, उसकी केयर करना, हाँ हो सकता है। उसके बाद देखें केयर ऑफ इज की केयर हो सकती है क्या? इज की केयर नहीं होगी, कोई नाउन नहीं है। कि इज क्या है आपका? डज बी है, जो कि सेंटेंस है, मतलब मॉडल वगैरह है, तो उसको चाहिए क्या आपका? मतलब सब्जेक्ट चाहिए उसको, फ्री एंड फ्रेश सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन इससे पहले प्रीपोजिशन की दीवार है, तो ये आपका सर्वाइव नहीं करेगा। केयर ऑफ किसी चीज की केयर होनी चाहिए, इसका मतलब नाउन नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा। एज, केयर ऑफ एज, एज की केयर। एज क्या होता है? एज ए डिले, डिले की तरह। केयर ऑफ एज ए डिले, किसी चीज की केयर एक डिले की तरह हो सकता था। केयर ऑफ समथिंग एज ए डिले, किसी चीज की केयर एक डिले की तरह होता तो ठीक था, लेकिन केयर ऑफ एज की केयर थोड़ी होगी, जैसे कि केयर थोड़ी होगी। इसका मतलब नाउन होना चाहिए, इसमें भी नाउन नहीं है। इसका मतलब सी भी नहीं आ सकता फर्स्ट पे। फर्स्ट पे एक तो आपका बी नहीं आ सकता, एक सी नहीं आ सकता। केयर ऑफ कैन, यहां भी क्या है? मॉडल है, कोई नाउन नहीं है। किसी चीज की केयर, इसका मतलब एक ही जगह आपकी है केयर ऑफ इंजरीज, मतलब एक ही जगह आपका क्या आ रहा है? सेटिस्फेक्शन आ रहा है। कहां पे? केयर ऑफ, नाउन एक ही जगह आ रही है। कौन से? ए पार्ट में है, तो फर्स्ट के बाद में क्या रहेगा? ए। तो सबसे फर्स्ट पे क्या रहेगा? अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो ए सबसे फर्स्ट पे रहना चाहिए। ए ऑप्शन में नहीं है, गलत। बी ऑप्शन भी गया, सी भी गया और डी भी गया। सर किसी भी ऑप्शन में ए फर्स्ट पे नहीं है, अब क्या करें? अब क्या करें? नो अरेंजमेंट में ए फर्स्ट पे होता है, क्योंकि रियल में जो आपका नो अरेंजमेंट है वो क्या है? ए बी सी डी है, मतलब ऑलरेडी अरेंज्ड है। इसका मतलब डायड होगा। कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स बोल सकते हो। मैक्सिमम 10 सेकेंड हो सकता है, 5 सेकेंड में भी हो जाएगा, डायट आपका टिक हो जाएगा। मैक्सिमम 10 सेकेंड्स की अगर अपनी बात करें तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? डायट पूरा पढ़ना ही नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ा, डायट ही अपने को पता लग गया। अब मीनिंग की फॉर्म में देखना है आपको, वहां पे गड़बड़ हो रही हो, अगर कंफ्यूजन आ रहा हो कि मीनिंग सही है कि नहीं। वैसे तो ऑप्शन से हो गया डायरेक्ट अपना, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, ये ट्रिक होती है। अब अपने यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं एक बार। अगर मतलब एग्जाम में आप करो, आगे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना। फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मीनिंग देख लो। ABCD का मतलब डायट जैसा है वैसा ही पढ़ना है। केयर ऑफ इंजरीज की जो केयर है आफ्टर एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के बाद जो चोट लगती है उनकी जो केयर है, इज वो क्या है? इज ऑफ अटमोस्ट, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इज ऑफ किसकी इंपॉर्टेंस का है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। इसका सब्जेक्ट केयर है। एज ए डिले, क्योंकि ए डिले ऑफ मिनट्स, मिनट्स का एक डिले, देरी इन डिलीवरिंग, डिलीवर करने में, क्या करना है? डिलीवर कोई चीज देने में आपका जेरेंड है। डिलीवरिंग केयर, केयर देने में। कैन लीड, वो लीड कर सकता है, किसकी तरफ जा सकता है? टू ए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, एक लाइफ और डेथ सिचुएशन, मतलब जिंदगी मौत, जिंदगी और मौत का जो होता है सिचुएशन, उसकी तरफ लीड कर सकता है, मतलब कुछ भी वहां पे हो सकता है। ये बात इसने यहाँ पे बोली। क्लियर है, समझ में आया? तो ये था अपना सेंटेंस रीअरेंजमेंट का पैटर्न, जो आप के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री में तो आता ही आता है ये पैटर्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये थी अपनी ट्रिक्स जिससे अपनों ने किया। तो विद इन 1 मिनट आपके इस पैटर्न के अगर 5 क्वेश्चंस आए तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके विद इन 1 मिनट हो जाएंगे, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स खेलनी आती है। और शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको बता दी कि इस पैटर्न में किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अपने क्या कर रहे थे? कहीं से डायरेक्ट हिंट ले रहे थे, वहां से हिंट नहीं मिल रहा था, एकदम से ऑप्शन पे जा रहे थे। सारी चीजें साथ में लेकर चल, जहां पे अपने को शॉर्टकट दिखे वही मेथड अपने यूज करते हैं। तो ये अपना मेथड है क्या करने का? इसको सोल्व करने का। और सबसे बेस्ट मेथड है 100% एक्यूरेसी और 100% स्पीड के साथ। ये फुल स्पीड देगा आपको, शानदार वाली स्पीड आएगी। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो इस पैटर्न को इस तरीके से किया जाता है। तो इस क्लास को रिवाइज कर लेना, ये आपका श्योर पैटर्न है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, हर बार आता है ये आपका पैटर्न, ठीक है। कुछ एक शिफ्ट में नहीं आता तो, लेकिन कुछ ना कुछ शिफ्ट में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि चेंज कईयों में शिफ्ट में ऐसे होता है, कईयों में स्पेलिंग एरर वाला आ जाए, कईयों में क्या होता है आपका ये वाला आ जाता है, इस तरीके से, लेकिन आएगा जरूर एग्जाम में, श्योर है। और आपके अगर मान लो आपके जो शिफ्ट है उसके अंदर आ गया तो आपके क्या हो जाएगा? श्योर, मतलब मार्क्स बनेंगे 5 मार्क्स, तो यहाँ पे आपके कोई रोक ही नहीं सकता अगर वो 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं। क्लियर है? तो इस पैटर्न को अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्लास को दोबारा से रिवाइज कर लेना। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप क्वेश्चंस को देख लेना,
खुद से एक बार और करके देख लेना और उसके बाद में रिवीजन कर लेना। खुद से करोगे वो आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरीके से कर रहे हो, और क्लास को रिवाइज करोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा रियल में किस तरीके से करना है, कि आप सेम उसी तरीके से कर रहे हो जो इसका बेस्ट मेथड होता है, या फिर थोड़ा सी आप में कमी है तो वो आपको वहां पे इंप्रूवमेंट करना है। इस तरीके से क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास है जो आपकी वो रहेगी अब मंडे को। आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को रहेगी। सैटरडे संडे आपका क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। तो रिवाइज करना सैटरडे संडे अच्छे से, सारी की सारी चीज़ें जितनी अपनों ने की है वो सारी की सारी चीज़ें, और अदर सब्जेक्ट जो सारे के सारे सब्जेक्ट है वो सारे के सारे रिवाइज करना, और जीके पे फोकस्ड रहो आप साथ साथ, क्योंकि मेंस में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। क्लियर है? ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को। ऑल द बेस्ट।